नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, महंगाई आज सबके लिए मुसीबत बनती जा रही है। आम आदमी परेशान है, महंगाई नहीं समझ पा रहा है कि वो कैसे अपना घर चलाए। आम आदमी नहीं समझ पा रहा है कि वो कैसे अपने परिवार के खर्चे पूरे करे। डॉलर के मुकाबले लड़खड़ाता रुपया कब तक संभलेगा, किसी को नहीं पता है। पूरी दुनिया कमोवेश एक ही जैसे हालात पर बने हुए हैं। हर तरफ महंगाई की मार है। हिंदुस्तान में भी हालात अच्छे नहीं कहे जा सकते। आज जीएसटी की बढ़ती हुई दरों ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। मिल्क प्रोडक्ट, आटा, दाल, चावल सब महंगे हो गए हैं। जिन चीजों पर अब तक जीएसटी नहीं लगी थी, उन पर भी जीएसटी का बोझ डाल दिया गया है। कैसे महंगाई की डबल मार मिडिल क्लास पर पड़ने जा रही है, यह मैं आपको समझाने की और बताने की कोशिश करूंगा। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के हालात और भी ज्यादा बुरे हैं। चीन से कर्ज जाल में फंसा श्रीलंका बदहाल हो चुका है। राजपक्षे परिवार की गलत नीतियों ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है। अर्थव्यवस्था संकट की वजह से लोगों में नाराजगी है। राजपक्षे परिवार को जनता ने सत्ता से उखाड़ फेंका, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ है, जिसे देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को एक बार फिर से आपातकाल का ऐलान करना पड़ा। सवाल सबसे बड़ा यही है कि ड्रैगन इफेक्ट से कैसे उभरेगा श्रीलंका। श्रीलंका का पूरा अपडेट भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश में एक बार फिर से मेरे हिंदू भाई बहनों पर हमला हुआ है। मेरे हिंदू भाई बहनों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। कट्टरपंथियों ने हिंदू कॉलोनियों पर हमला बोल दिया है, लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्यों होता है? किसी ने किसी बहाने से हिंदू परिवार पर हमला क्यों होता है? बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कब थमेगा बांग्लादेश में मेरे हिंदू भाई बहनों पर हमला? क्या इसका जवाब शेख हसीना साहिबा देंगी? मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को मैं दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को मैं देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। आज से पैकिंग वाला और अनब्रांडेड आटा, चावल, दाल, मैदा यानी जरूरत के सभी सामान महंगाई की मार पड़ गई है। सरकार ने सभी सामान पर जीएसटी लगा दी है। आज से पहले जरूरत के कई सामान पर जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब नियम बदल गए हैं। ऐसे में मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। स्क्रीन पर लाइए। जीएसटी की जो महंगाई दर बढ़ी है, 10 किलो आटा जो मिलता था उसके रेट भी बढ़ गए हैं। यानी 17 जुलाई और 18 जुलाई में क्या फर्क है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। 10 किलो आटा 270 रुपए में मिलता था 17 जुलाई को। 18 जुलाई से यह रेट बढ़कर 283.50 पैसे हो जाएगा। आप सोचिए, लगभग 13.5 रुपए यहां पर बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से 10 जुलाई से जो चावल की रेट है वो 600 रुपए थे और अब 630 ये हो जाएगा 18 जुलाई से, क्योंकि जीएसटी इन पर लग गई है। अगर स्क्रीन पर लाइए सामान, मैदा का अगर मैं जिक्र करूं तो आप देखिए 1 किलो मैदा 40 रुपए की थी, अब वो 42 रुपए की हो गई है।
इसके अलावा जो दूसरे रेट हैं, सूजी है उसके भी रेट बढ़ गए हैं, गुड़ है उसके रेट बढ़ गए हैं, मुरमुरा है, सारे चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं। आप देखिए मैदा 40 रुपये थी, अब 42 रुपये हो गई है। 1 किलो सूजी का रेट जो है वो 36 रुपये था, अब वो 37 रुपये 80 पैसे हो गई है। यानी जीएसटी लगातार बढ़ती जा रही है। पनीर का अगर मैं जिक्र करूं या शहद का जिक्र करूं, मुरमुरे का जिक्र करूं, जो घर के रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजें हैं वो सारे सामान महंगे हो गए। देखिए पनीर, 1 किलो पनीर 300 रुपये का मिलता था, 18 जुलाई से 315 रुपये का मिलेगा। शहद 550 रुपये का था, अब वो 577 रुपये का हो जाएगा। चूड़ा 126 रुपये का था, 132 रुपये का हो जाएगा। ये मार जो है ये मिडिल क्लास फैमिली पर पड़ रही है और ये इसी तरीके से मार जो है वो बढ़ जाएगी। अब जितने भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उस प्रोडक्ट को लेकर लगातार ये महंगाई बढ़ती जा रही है। बढ़ती महंगाई लोगों को परेशान कर रही है। हर चीज के दाम बढ़ चुके हैं। पहले कोरोना ने परेशान किया, फिर रूस यूक्रेन युद्ध ने काम खराब कर दिया। दुनिया में क्या कुछ चल रहा है किसी से छिपा नहीं है। दुनिया की अर्थव्यवस्था भी ग्लोबल मार्केट का हिस्सा है और ये बात भी हर किसी को पता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन सबके बीच जीएसटी काउंसिल के फैसले ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। जीएसटी काउंसिल के फैसले की वजह से सोमवार को अचानक से इन कई चीजों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। पहले से मुश्किल हालात का सामना कर रहे आम आदमी पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। संसद के मॉनसून सत्र के शुरुआत के दिन देश की आम जनता को लगा महंगाई का जीएसटी वाला जोरदार झटका। सोमवार से जीएसटी की नई दरें लागू हो गईं, जिसका फैसला पिछले दिनों जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया था। आम आदमी के इस्तेमाल वाली कई बेसिक चीजों पर टैक्स रेट बढ़ाने का फैसला लागू हो गया। साथ ही कई सामानों में मिल रही जीएसटी छूट को सोमवार से खत्म कर दिया गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कई सारे प्रोडक्ट सोमवार से महंगे मिलने लगेंगे। ठीक से देखा जाए तो जोर का जीएसटी वाला झटका समाज के उस वर्ग को ज्यादा लगा है जो अपनी जरूरत की चीजें मॉल या बड़ी दुकानों से खरीदता है। जहां रोजमर्रा की चीजें पैकेट में उपलब्ध होती है, पैकिंग वाले दही, लस्सी, पनीर और छाछ जैसे प्रोडक्ट्स में जीएसटी की दरें जुड़ गई हैं। अभी तक इन चीजों पर कोई जीएसटी नहीं लगता था। पैकिंग और लेबल वाले चावल, गेहूं, आटा सभी पर अब जीएसटी लगना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से इन रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। समझा जा सकता है कि इस महंगाई के इस मॉनसून ऑफर की चपेट में वो बड़ा मध्यम वर्ग आता है जो थोड़े बेहतर की तलाश में पैकेज प्रोडक्ट्स को तरजीह देता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सरकार ने कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर टैक्स के रेट्स में बदलाव कर दिया है, जिसकी वजह से सोमवार से कई सारे सामान पर ज्यादा जीएसटी चुकाना होगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में दूध के प्रोडक्ट्स को पहली बार जीएसटी के दायरे में शामिल करने का फैसला किया गया। टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया गया। इतना ही नहीं, अनब्रांडेड प्री पैकेज्ड और प्री लेवल चावल, आटा और दाल पर भी 5% जीएसटी लगना शुरू हो गया है। इसके साथ ही मछली, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर, मुरमुरे जैसे उत्पाद पर भी अब 5% जीएसटी लगना शुरू। अब तक इन वस्तुओं को जीएसटी से छूट मिली हुई थी। अन्य पैकेट बंद और लेबल वाले प्रोडक्ट्स पर लग रहा है 18% की दर से जीएसटी। पहले इस पर सिर्फ 5% की दर से टैक्स लगता था। इसके अलावा नारियल पानी पर 12% और फुटवेयर के कच्चे माल पर भी 12% जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। जानना जरूरी है, अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान जीएसटी से मुक्त रखा गया है। मतलब अगर आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं
तो महंगाई के इस जीएसटी वाले प्रहार से अपना बस थोड़ा बचाव कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की कीमत बढ़ गई है। प्लेट, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्कीमर्स और केक सर्विस आदि पर सरकार ने जीएसटी को बढ़ा दिया है। अब इस पर 18% की दर से जीएसटी वसूली जा रही है। इतना ही नहीं, एलईडी लाइट्स और एलईडी लैंप्स पर भी जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। प्रोडक्ट्स के साथ साथ सर्विस के मामले में इस बार जीएसटी को जिस तरह से रिवाइज किया गया है, इसका असर अस्पताल के खर्चे के साथ घूमने फिरने के बजट पर पड़ने वाला है। अस्पताल के 5,000 रुपए प्रतिदिन से अधिक के कमरे पर 5% की दर से जीएसटी निर्धारित। इस पे आईसीयू, आईसीसीयू एंड आईसीयू के रूम पर छूट फिलहाल लागू है। अभी तक 1,000 रुपए से कम के होटल रूम पर जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब ऐसे कमरे पर भी 12% की दर से जीएसटी लग रहा है। विशेषकर उत्तर पूर्व भारत की यात्रा महंगी हुई। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोगरा से उड़ने वाली फ्लाइट जो अब तक कर मुक्त थी, उसमें केवल इकोनॉमी क्लास पर ही जीएसटी से छूट। बिजनेस क्लास में सफर करने वाले 18% की दर से जीएसटी लगाया गया है। इतना ही नहीं, जीएसटी की दरों में कुछ ऐसे बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं जिसका असर आने वाले समय में जनता पर ही पड़ने वाला है। जैसे ही कंपनियों पर महंगाई का दबाव बढ़ेगा, तय है कंपनी अपना दबाव कस्टमर पर ट्रांसफर करेगी। वेयरहाउस में ड्राई फ्रूट्स, मसाले, गुड़, कॉटन, जूट, तंबाकू, तेंदुपत्ता, चाय, कॉफी इत्यादि के स्टोरेज की सेवाएं अब तक कर मुक्त थी। अब इन्हें कर के दायरे में लाया गया है और ऐसी सेवाओं पर अब 12% की दर से जीएसटी लगाई गई है। इसके अलावा कृषि उपज के स्टोरेज किए जाने पर, वेयरहाउस के फ्यूमिगेशन की सेवा पर कर से छूट प्रदान थी। अब ऐसी सेवाओं पर 18% की दर से जीएसटी लगाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि इस बार के जीएसटी रिवीजन में जनता को राहत देने की कोशिश नहीं की। कुछ चीजों पर से जीएसटी की दरें कम हो गई हैं। अब इसका कितना लाभ आम लोग उठा सकेंगे, ये तो सेवा या उत्पाद देने वाली कंपनी पर निर्भर करता है। जैसे रोपवे से यात्रा करना सस्ता कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से रोपवे की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसी स्थिति मेंटेनेंस पर खर्च बढ़ने का बोझ कब तक कस्टमर पर नहीं पड़ता है, देखने वाली बात होगी। जीएसटी काउंसिल ने रोपवे के जरिए यात्रियों और सामानों को लेकर आने जाने पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% कर दिया है। इसके अलावा स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इम्प्लांट्स, इंट्राऑक्यूलर लेंस आदि पर भी जीएसटी की दरें कम हुई हैं। अब से इन पर 12% की जगह 5% जीएसटी लग रहा है। डिफेंस फोर्सेस के लिए इंपोर्ट की जाने वाली कुछ खास वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगाने का निर्णय हुआ है। सरकार ने उन ऑपरेटर्स के लिए माल ढुलाई के किराए पर लगने वाले जीएसटी को 18% से घटाकर 12% कर दिया है, जहां ईंधन की लागत को जोड़ा जाता है। मतलब ट्रक ऑपरेटर्स को थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई है, जो पहले से ही डीजल पेट्रोल की अनियंत्रित कीमत से परेशान है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सोमवार से सामने आई जीएसटी की नई दरें राहत देने से ज्यादा परेशानी बढ़ाने वाली ही नजर आती है। ये तब हो रहा है जब जीएसटी कलेक्शन जून में बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपए हो गया है। एक साल पहले की तुलना में ये 56% की बढ़ोतरी है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए ये जोर का जीएसटी वाला झटका तकलीफ बढ़ाने वाला है। हैरानी इस बात को लेकर भी है, जब लगातार जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है तो कोरोना से करा रहे मध्यम वर्ग पर महंगाई की डबल मार क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। अर्थशास्त्री आकाश जिंदल ने महंगाई को लेकर क्या कुछ कहा है, वो मैं आपको सुनवाऊं। लोगों की पिछले 2.5 साल से कमाई काफी केसेस में कम हुई है। ऐसे में खर्चे का बढ़ जाना, जबकि महंगाई पहले ही ज्यादा है,
बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोगों के लिए तकलीफ की बात है। मेरे हिसाब से जीएसटी काउंसिल ने ये जो रेट बढ़ाए हैं प्री पैकेज्ड और लेबल्ड फूड आइटम्स के, वो ज़्यादा अच्छा निर्णय नहीं है। अब जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी बीजेपी भी है, स्टेट्स भी हैं, तो ऐसे में ऑपोजिशन भी इसके अंदर आ जाती है। तो मेरा ये मानना है कि ये जीएसटी काउंसिल का डिसीजन आज के समय में ज़्यादा अच्छा डिसीजन नहीं है। मैं तो जीएसटी काउंसिल को कहूँगा इस डिसीजन को रोल बैक किया जाए ताकि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि आम आदमी पहले ही महंगाई के बोझ से बहुत बुरी तरह दबा हुआ है। जी हाँ, तो आपने सुना कि महंगाई की मार से किस तरीके से लोग परेशान हैं, और अब तो एक्सपर्ट भी मानने लगे हैं कि ये जो जीएसटी से लोगों को दिक्कत बहुत होगी। मैं आपको कुछ आम लोगों की प्रतिक्रिया सुनाता हूं जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की है कि अचानक से बड़े जो जीएसटी के रेट हैं उसको लेकर आम लोग क्या सोचते हैं, वो मैं आपको सुनवाता हूं। महंगी तो भाई सब चीज़ें, देखो हम क्या कर सकते हैं, जीएसटी लग गई तो लग गई, क्या कर सकते हैं, लेना तो है ही, सामान खाना तो है ही। कैसे देखेंगे, महंगाई इतनी ज़्यादा है, घर का बजट डाउन हो चुका है बिल्कुल, कैसे चलाएंगे। और काम इतने हैं नहीं, हमारी अपनी दुकानें सील हो चुकी हैं, हमें पता है हम अपना घर कैसे चला रहे हैं, उस पर जीएसटी लग रही है 5% और हर चीज़ पे लग रही है। ये तो गलत है, लोगों का जीना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी, हम तो लोग मिडिल क्लास वाले हैं, हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब जो लोग यहाँ अपार्टमेंट वाले सामान लेने आते हैं वो लोग ये बोल रहे हैं कि जीएसटी इतना लग गया है, हमारा खाना पीना सारा बंद हो गया, हमारी फैक्ट्रियाँ वगैरह बंद हो गई है। उनको तक मतलब अपनी सिचुएशन कैसे चलाए, उनको तक मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे चलाएं। हम मिडिल क्लास वाले तो फिर इसमें सोचना ही पड़ेगा ना कि पहले से इतनी महंगाई है और फिर ऊपर से जीएसटी लग रहा है। तो मैं तो बस यही बोलूँगी कि जीएसटी मतलब ठीक था, इतना महंगाई तो थी, उसके बाद भी फिर इतना जीएसटी लगा। बढ़ती महंगाई आजकल ग्लोबल समस्या बन गई है। कोरोना, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अमेरिका अपने यहाँ महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश करता है, हिंदुस्तान का लड़खड़ाता रुपया जाता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज अपने ऐतिहासिक गिरावट के साथ क्लोज हुआ। संसद के पहले दिन रुपये की गिरावट पर वित्त मंत्री को जवाब देना पड़ा। देश में बढ़ती महंगाई के साथ सबसे बड़ी चर्चा डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती वैल्यू पर जारी है। मौजूदा वैश्विक माहौल में डॉलर के मुकाबले लड़खड़ाता रुपया सबकी चिंता बढ़ा रहा है। महंगाई पहले से डरा रही है, गिरता रुपया खौफ बढ़ा रहा है। रुपया को करेंसी बाजार में $1 के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक गिरावट के साथ क्लोज हुआ। विदेशी निवेशकों की बिकवाली के चलते डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे की गिरावट के साथ पहली बार 79.98 रुपए पर क्लोज हुआ। दिन के कारोबार में हालांकि रुपया पहली बार 79.99 के लेवल तक जा पहुंचा था। इससे पहले ट्रेड के दौरान रुपया सुबह 79.79 रुपए पर खुला था। सोमवार को सबकी नजर संसद पर। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में भी रुपए के टूटने का मुद्दा गुजरा। इस संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन करेंसी के टूटने की वजह बताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माना कि $1 के मुकाबले रुपए में ऐतिहासिक गिरावट आई है, लेकिन इसके लिए वैश्विक फाइनेंशियल हालात जिम्मेदार हैं। दुनिया भर के देशों की करेंसी लड़खड़ाई हुई है। सोमवार को संसद में वित्त मंत्री ने कहा, ग्लोबल वित्तीय हालत में रुपया कमजोर हो रहा है, दूसरी करेंसी ज्यादा तेजी से गिर रही है। रुपए के मुकाबले पाउंड, यूरो, येन ज्यादा कमजोर हुआ है। 2022 में ग्लोबल करेंसी के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है। कमजोर रुपए से एक्सपोर्ट में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है।
हालांकि इंपोर्ट पर इसका असर जरूर पड़ा है। प्रतिस्पर्धा बढ़ना इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। आरबीआई फॉरेन करेंसी मार्केट पर नजर बनाए हुए है। कोरोना महामारी की वजह से दुनिया की सभी छोटी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का हाल बुरा है। हालात सुधरने शुरू ही हुए थे कि रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हो गई। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है। अमेरिका और यूरोप के तमाम आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। सबसे बड़ा झटका रूबल को वैश्विक बाजार में प्रतिबंधित करने से लगा है। इसकी वजह से डॉलर की बढ़ती मांग आज सबकी परेशानी की वजह बनती जा रही है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों ने तेजी से माहौल ज्यादा बिगाड़ दिया है। इन्हीं वजहों से ब्रिटिश पाउंड, जापान के येन और यूरोप के यूरो की हालत बुरी है। ओपन मार्केट होने की वजह से दुनिया के बिगड़ते आर्थिक हालात से भारतीय अर्थव्यवस्था अछूती कैसे रह सकती है। फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के युद्ध शुरू होने से पहले रुपया डॉलर के मुकाबले 7.19% कमजोर हुआ है। युद्ध के शुरुआत के समय रुपया $1 के मुकाबले 74.62 रुपए पर प्रिंट कर रहा है। साल की शुरुआत 12 फरवरी 2022 को रुपया $73.78 प्रति डॉलर पर था। अमेरिका में महंगाई चरम पर है। अमेरिका में महंगाई दर के 41 सालों के उच्चतम स्तरों पर आने के बाद कयास लगाया जा रहा है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में 1% की बढ़ोतरी कर सकता है। यह भी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। डॉलर के आगे सिर्फ रुपया ही नहीं बल्कि यूरो की कीमत भी गिर गई है। गनीमत है कि यूरो के मुकाबले रुपए की हालत फिलहाल काफी बेहतर है और उसमें लगातार बढ़ोतरी ही देखी जा रही है। दो 2022 की शुरुआत में 1 यूरो 90 रुपए के आसपास था। इस समय 1 यूरो 80 रुपए के आसपास है। यूरो के मुकाबले रुपए को मजबूत होना अभी बेशक बेहतर लग रहा हो, लेकिन अभी जिस तरह के हालात दुनिया में बने हुए हैं, जानकारों का मानना है कि अगर यूरो भी इसी तरह गिरता रहा तो ये रुपए के लिए भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि यूरो के भारत और दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ गहरे व्यापारिक संबंध हैं। ग्लोबल मार्केट में हर देश एक दूसरे से जुड़े हैं। किसी एक का भी कमजोर होना दूसरों को परेशान कर जाता है। ऐसी स्थिति में सावधानी और सतर्कता के साथ आगे बढ़ने में ही समझदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। श्रीलंका गंभीर आर्थिक और सियासी संकट से जूझ रहा है। हालात को पटरी पर लाने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति ने कुछ कदम उठाए हैं। तेल के दाम में कटौती की है, मगर बदलाव की बयार के बाद भी हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। श्रीलंका में तेल का अकाल है। तेल खरीदने के लिए लोगों के लंबी लंबी कतारें, घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चीन की चाल में श्रीलंका फंस गया है। ड्रैगन की वजह से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बदहाल है। अर्थव्यवस्था की संकट की वजह से लोगों में भीषण नाराजगी है, जबरदस्त नाराजगी है, जिसकी वजह से सरकार ने पिछले 4 महीने में चौथी बार आपातकाल लागू कर दिया। बदलाव की बयार से भी नहीं सुधरे हालात। श्रीलंका में 4 माह में चौथी बार आपातकाल। महंगाई की चपेट में क्रिकेट लीग। आजादी के बाद भयंकर आर्थिक संकट से श्रीलंका जूझ रहा है। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, जिस वजह से आए दिन हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। लोगों की नाराजगी की वजह से
गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए। रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। हालात को सुधारने के लिए रानिल विक्रमसिंघे लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन स्थितियों में बदलाव नहीं हो रहा है। अनिश्चितता जारी है। ऐसे में रानिल विक्रमसिंघे को एक बार फिर से देश में आपातकाल लागू करना पड़ा। राष्ट्रपति की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि जनता के हित, उनकी सुरक्षा, कानून की रक्षा, आपूर्ति को बरकरार रखने और सभी के जीवन के लिए जरूरी सेवाओं को जारी रखने के लिए यही फैसला अनुकूल है। सरकार बार बार इमरजेंसी लगा रही है। पिछले 4 महीने में ये चौथी बार है। पहली बार 1 अप्रैल 2022, दूसरी बार 6 मई 2022, तीसरी बार 13 जुलाई 2022 और चौथी बार 17 जुलाई 2022 को इमरजेंसी लगाई गई है। 20 जुलाई को श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले इमरजेंसी लगा देना संकेत दे रहा है कि हालात जस के तस बने हुए हैं। सरकार ने महंगाई पर ब्रेक लगाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 20 रुपए की कटौती कर दी। फरवरी महीने के बाद ये पहली बार हुआ जब तेल के दाम में कमी आई। बावजूद इसके लोगों को राहत की सांस नहीं मिल पा रही है। पेट्रोल डीजल पाने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। पेट्रोल डीजल लेने के लिए लंबी कतार, 3-3 घंटे में मिल रहा है तेल। रसोई गैस सिलेंडर के लिए भी मारामारी। राशन की तर्ज पर बटेगा पेट्रोल। एक तो लोगों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा है, तो दूसरा महंगाई ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। फलों और सब्जियों के दाम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि किसी आम इंसान का इन्हें खरीदना करीब करीब नामुमकिन सा हो गया है। 1 किलो सेब की कीमत 1500 से 1600 रुपए, आम 600 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। 1 दर्जन केले की कीमत 300 रुपए, 1 किलो संतरे की कीमत 1500 रुपए, 1 किलो स्ट्रॉबेरी के दाम 775 रुपए, 1 नारियल की कीमत 150 रुपए तक पहुंच चुकी है। श्रीलंका में कई चीजों का स्टॉक भी लगभग खत्म होने की कगार पर है। ये वो सामान है जो विदेशों से आयात होकर श्रीलंका में पहुंचता है। क्योंकि श्रीलंका के पास अब विदेशी मुद्रा भंडार कम है, ऐसे में सामान आयात भी नहीं हो पा रहा है और उसका असर अब बाजारों पर दिख रहा है। मौजूदा आर्थिक संकट का असर अब क्रिकेट पर भी दिखने लगा है। आर्थिक बदहाली के चलते लंका प्रीमियर लीग 2022 स्थगित कर दी गई है। श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने अपने बयान में कहा है कि श्रीलंका क्रिकेट ने लंका प्रीमियर लीग 2022 को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है, जो 1 अगस्त से 21 अगस्त 2022 तक होने वाली थी। राहत की बात यह है कि मौजूदा संकट के बीच पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच जारी है। हालांकि दूसरा टेस्ट कोलंबो की जगह गाले में शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया टीम श्रीलंका का दौरा कर चुकी है, जहां पर लिमिटेड ओवर और टेस्ट मैच खेल चुकी है। यानी आर्थिक संकट का असर श्रीलंका में चारों तरफ दिखने लगा है, आम लोगों से लेकर क्रिकेट के मैदान तक। ऐसे में ये सवाल है, ये हालात कैसे बने और क्यों बने? तो इसके पीछे जवाब एक ही है और वो है चीन। श्रीलंका पर ड्रैगन इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि आज वो इस हालात में पहुंचा है। 2009 में भारत से श्रीलंका ने दूरी बनाने का फैसला लिया।
LTTE पर जीत का जश्न मनाने में व्यस्त हो गई राजपक्षे सरकार। LTTE के सफाये पर राजपक्षे सरकार चीन को शुक्रिया कहने में व्यस्त थी। श्रीलंका को बर्बादी की राह पर धकेलने लगा ड्रैगन। चीन ने श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाना शुरू किया। विदेशी पूंजी का आना बंद हुआ और आयात बिल बढ़ता गया। तब श्रीलंकाई संसद में देश दिवालिया होने की बात की गई। आज ये बात सच साबित हो रही है। श्रीलंका में तबाही दिख रही है, आर्थिक हालात खराब हैं। यही वजह है कि अब श्रीलंका भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि भारत दुनिया में अकेला ऐसा देश है जो बिना किसी आर्थिक गुणाभाग के श्रीलंका को मदद कर रहा है। 1.9 अरब डॉलर देने का वादा कर चुका है। आयात के लिए 1.5 अरब डॉलर उधार भी दे सकता है। कारोबारी लेन देन को निपटाने में मदद करेगा भारत। भारत के लिए पड़ोसी मुल्क श्रीलंका काफी अहम है। यही वजह है कि मंगलवार को सरकार ने श्रीलंका संकट के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण श्रीलंका की ताजा हालात के बारे में बताएंगी। मकसद साफ है कि श्रीलंका के हालात फिर से पटरी पर आए और श्रीलंका पहले की तरह फिर खुशहाल हो। इसके लिए भारत जी जान से जुटा है। मुश्किल वक्त में श्रीलंका को भारत हर संभव मदद पहुंचा रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि भारत अपने पड़ोसियों के बारे में कितना सोचता है। भारत के गुडवर्क की पहचान श्रीलंका को भी हो गई है। तभी तो श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री ने भारत को श्रीलंका का सबसे अच्छा दोस्त देश करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और श्रीलंका में आपातकाल यानी इमरजेंसी का लंबा इतिहास रहा है। साल 1948 में आजादी के बाद और उससे पहले भी श्रीलंका कई बार आपातकाल की त्रासदी झेल चुका है। आजादी के बाद सबसे पहले साल 1958 में आपातकाल लगाया गया था। उस वक्त सिंगली भाषा को एकमात्र भाषा के रूप में अपनाने के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे थे। हालात बिगड़ते हुए आपातकाल लगाया गया था। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि श्रीलंका में कब कब आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगी। देखिए, मई 1958 से लेकर मार्च 1959 तक ये इमरजेंसी का पहला रहा। उसके बाद जनवरी 1966 से लेकर दिसंबर 1966 तक ये दूसरी बार इमरजेंसी लगी। इसके अलावा मार्च 1971 से लेकर फरवरी 1977 तक ये इमरजेंसी फिर से श्रीलंका में लगी। अगस्त 1981 से लेकर जनवरी 1982 तक फिर इमरजेंसी लगी। इसके अलावा अक्टूबर 1982 से लेकर जनवरी 1983 तक फिर इमरजेंसी लगी, यानी बार बार इमरजेंसी लगती गई। जुलाई 1983 से लेकर अगस्त 1911 तक इमरजेंसी लगी। इसके अलावा अगस्त 2021 से लेकर सितंबर 2021 तक फिर से इमरजेंसी लग गई। और इसके बाद अब से कुछ महीने पहले यानी 1 अप्रैल 2022 से लेकर 5 अप्रैल तक फिर से इमरजेंसी श्रीलंका में लगाई गई, चूंकि लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद में फिर से यानी 13 जुलाई से लेकर इमरजेंसी लगाई गई। एक के बाद एक इमरजेंसी लगाई गई। 13 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक फिर से इमरजेंसी लगाई गई। यह श्रीलंका का इतिहास रहा है। और श्रीलंका में आजादी से पहले, आजादी के बाद लगातार यहां पर आपातकाल यानी इमरजेंसी लगती रही है। श्रीलंका के कर्ज जाल में डूबकर तबाह हो गया। श्रीलंका एक ऐसा अकेला देश नहीं है जहां इस तरीके के हालात बने हुए हैं। दुनिया के 10 देशों पर भी कुछ ऐसे ही खतरा मंडरा रहा है। मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं कि वो कौन कौन से देश हैं जो आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डेंजर जोन में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये डेंजर जोन में अर्जेंटीना
सबसे ऊपर है। इसके हालात भी इसी तरीके से है। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, यहां के हालात बद से बदतर है। ये डेंजर जोन के नाम मैं आपको दिखा रहा हूं। ट्यूनीशिया, यहां के हालात भी ऐसे ही बने हुए हैं। और ये तमाम वो मुल्क हैं, घाना, यहां के हालात भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसके अलावा केन्या, यहां के हालात भी खराब हैं। मिस्र हो गया, पाकिस्तान हो गया, बेलारूस हो गया, इक्वाडोर हो गया, नाइजीरिया हो गया। ये तमाम वो देश हैं, स्क्रीन पर लाते रहिए, ये तमाम वो देश हैं, 10 देश जिनके हालात बद से बदतर बने हुए हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर से चरमपंथियों के निशाने पर हिंदू परिवार आ गए हैं। एक फेसबुक पोस्ट पर बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि हिंदू परिवार की आफत आ गई। कट्टरपंथियों ने हिंदू परिवार पर हमला बोल दिया, उनके घरों में आग लगा दी गई। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला कोई नई बात नहीं है। पहले भी कई बार मेरे हिंदू भाइयों को निशाना बनाया गया है। बांग्लादेश बार बार यह कहता रहा है कि वो हिंदुओं से कोई भेदभाव नहीं करता, लेकिन बार बार हिंदुओं पर हमले के मामलों ने यह साफ कर दिया कि बांग्लादेश जैसा कहता है वैसे बिल्कुल नहीं करता। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला, मुस्लिम देश में निशाने पर हिंदू। फेसबुक पोस्ट पर बांग्लादेश में बवाल। पड़ोसी देश बांग्लादेश से एक बार फिर हिंदुओं पर हमले की खबर सामने आने से हिंदुस्तान में हड़कंप मच गया है। बांग्लादेश से समय समय पर हिंदुओं पर हमले की खबर आती रहती है और एक बार फिर ऐसी खबर ने हिंदुस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार बांग्लादेश में चल क्या रहा है। बांग्लादेश इन दिनों काफी चर्चा में है क्योंकि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और उनके घरों में आग लगाई जा रही है। बांग्लादेश के नरैल के लोहागरा इलाके में एक हिंदू युवक की फेसबुक पोस्ट पर ऐसा बवाल मचा कि बांग्लादेश में हिंदू निशाने पर आ गए। बताया जा रहा है कि एक हिंदू युवक ने सोशल मीडिया पर इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी की। जैसे इसकी खबर कट्टरपंथियों को लगी, उन्होंने हिंदू कॉलोनी पर हमला बोल दिया। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों में आग लगा दी। इतना ही नहीं, कुछ कट्टरपंथियों ने लूटपाट को भी अंजाम दिया। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसकी आंच भारत तक आ गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ भारत में आवाज उठ रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश सरकार को हिंदुओं पर हमले के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए, जिससे हिंदुओं का बांग्लादेश के शासन प्रशासन पर यकीन बना रहे। भारत सरकार तो अपने स्तर से बांग्लादेश को संदेश दे रही है। सत्तारूढ़ दल के नेता भी बांग्लादेश को नसीहत दे रहे हैं। ये जो घटनाएं घटित हुई हैं बांग्लादेश के अंदर, अल्पसंख्यक समुदाय पे प्रहार हुआ है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी झोपड़ियों जिस तरह आग लगाई जाए हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री जी के उसमें स्पष्ट है कि ऐसे परेशान लोग और जिन लोगों आज भी सताया जा रहा है अल्पसंख्यक के नाम पे, तो निश्चित है उनको सुरक्षा, रक्षा, संरक्षण भारत के अंदर देंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बात करें तो बांग्लादेश में पिछले 6 महीने में 79 हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार सबसे अधिक पड़ोसी देश में है। 1 जनवरी 2022 से 30 जून तक देश में कट्टरपंथी इस्लामियों की ओर से 79 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके अलावा बांग्लादेश में पिछले 6 महीने में कट्टरपंथियों की ओर से 26 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर 6 महीने में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ।
बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को बनाया जा रहा है निशाना। जनवरी 2022 से जून 2022 के बीच 79 हिंदुओं की हत्या की गई। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने ये हत्याएं की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर 501 संगठित हमले हुए हैं। 59 मंदिरों को कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया है। 219 पुजारियों का अपहरण हुआ। 13 हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई। 3 को बलात्कार के बाद मार दिया गया। 95 हिंदुओं का जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया। 63 बार हिंदुओं के साथ धार्मिक बेअदबी की गई। 468 हिंदू घरों को तोड़ा और लूटा गया। 343 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। 93 हिंदू व्यापारियों पर हमले हुए। हिंदुओं की 2159.36 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया। 717 हिंदू परिवारों को भगाने की कोशिश भी की गई। 154 हिंदू परिवार देश छोड़कर भाग भी गए। शर्मनाक है और वहां की सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। यहां की सरकार भले ही अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पे चुप हो, लेकिन हम पड़ोस के देश की सरकार से जरूर चाहेंगे कि आप एक उदाहरण प्रस्तुत करिए। अल्पसंख्यकों पर होने वाले हर हमले के खिलाफ सरकार को चाहिए कि लोकतांत्रिक तरीके से कड़ाई से निपटे। हालांकि हमारे देश की सरकार से यह सवाल कोई नहीं पूछता कि अल्पसंख्यकों पर सरकार जब खुद ही जुल्म कर रही है तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाने का इतिहास बहुत पुराना है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी गाहे बगाहे हिंदू परिवारों को निशाना बनाते रहते हैं और यही वजह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या लगातार घटती जा रही है। बीते एक दशक में ये आंकड़ा 2 से 3% को भी पार कर गया और इन्हीं हमलों के चलते हजारों हिंदू बांग्लादेश से पलायन कर गए और जो पलायन नहीं कर पाए या तो वो कट्टरपंथियों का शिकार बन गए या फिर घुट कर बांग्लादेश में रहने को मजबूर है। बांग्लादेश का यह काला सच कई बार उजागर हो चुका है, लेकिन बांग्लादेश इस पर लगाम लगाने के बजाय उल्टे हिंदू समुदाय के लोगों पर ही कार्रवाई कर रहा है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।